कैसा अपना टाइम टेबल रखें कि भाई आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है वो कवर हो जाए, चाहे 11th बर्बाद हुई हो। अब आगे की प्लानिंग क्या है और डेली और वीकली अपना टाइम टेबल कैसे रखें। बच्चों ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे 3 महीने जॉन्डिस में वेस्ट हो गए थे। उसके बाद कैसी प्लानिंग काम आई, पहले की कैसी प्लानिंग आई, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 3 फेज़ में बच्चों पूरा टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी अपन रखने वाले हैं। मतलब आपकी पूरी आगे तक की 3 फेज़ स्ट्रैटेजी है और डेली टाइम टेबल और वीकली टाइम टेबल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों की जिनकी 11th ऊपर नीचे हो गई थी उन्होंने इस पर काम किया और बहुत मार्वलस रिजल्ट मिले। इतने सारे एग्जाम्पल आपको पता है, चाहे पंकज हो जो आज IIT दिल्ली में बैठा हुआ है, 11th बर्बाद थी, 1 साल में ही कर लिया उसने। तो आयुष हो जो पुणे में रहता था, आज IIT बॉम्बे बैठा हुआ है, आयुष देशमुख की मैं बात कर रहा हूँ। 11th ऊपर नीचे थी उसकी, 12th में करा उसने और आज IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। बट एक चीज़ समझो, आपके पास में भी टाइम अवेलेबल है। आपसे ही कम टाइम में जब बच्चे कर लेते हैं तो आप तो कर ही लोगे। तो यार इसको बिल्कुल डिटेल में देखना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है ये एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी का वीडियो है। तो देखो, अगर हम शुरुआत करते हैं और यही सेम चीज़ हम अर्ली प्रहार चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे पूरी 11th करें और 12th पढ़ें साथ में, इसका पूरा टाइम टेबल है। तो बच्चों फेज़ 1 में क्या करना है, आपको रीस्टार्ट करनी है 11th और 12th साथ में करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले सारी 11th करनी है फिर 12th करनी है, नहीं। तो 5 से 6 महीने का जो टाइम ब्लॉक है, आज से आपको आपका बेस बिल्ड करना है। वो फाउंडेशन जो टॉप 1% रैंकर जो होते हैं ना, उस लेवल का फाउंडेशन आपको डेवलप करना है और अपने को 12th में मोमेंटम बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, डुअल ब्लॉक मेथड से चलेंगे। डुअल ब्लॉक मेथड क्या होता है, पहले 11th के वो चैप्टर्स करेंगे जिसका वीडियो मैंने बनाया था अभी की, जो जो जरूरत है 12th के लिए, बेस बनाएंगे और फिर एज अर्ली एज पॉसिबल 12th स्टार्ट कर देंगे। तो भाई आपको क्या करना है, 11th का पहले बेस बनाओ, जो छूट गया वो ठीक है, लेकिन अब रीस्टार्ट करो। आपको यूनिट डायमेंशन से करना है, काइनेमेटिक्स से करना है, मैथ्स केमिस्ट्री में रेलेवेंट चैप्टर से करना है, वैसे करो। पर पहले 2-3 महीने 11th को सुधारने में लो। जल्दी भागो मत और प्रेशर में मत आओ कि मेरी 12th कब स्टार्ट होगी। जनवरी से 12th स्टार्ट कर देना, 11th पहले बेस बनाओ। तो ये अपना बेस रहने वाला है। फिर जो फेज 2 आएगा, भाई अब हमारा 11th का बेस बन गया, हमने 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट कर लिया, 12th भी चल रही है। अब फेज 2 जो है सिलेबस कंप्लीशन। भाई सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसको हमें कंप्लीट करना है 12 महीने में। पूरी 11th पूरी 12th बिल्कुल डुएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपके स्कूल के एग्जाम भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये बिल्कुल डुएबल है। पूरे प्लानिंग के साथ आप 11th और 12th कंप्लीट कर लोगे। 12th पहले खत्म होगी, 11th के जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं जैसे SHM, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, हीट ट्रांसफर, केटरी थर्मोडायनेमिक्स, ये अपन 12th के बाद करेंगे। क्योंकि 12th में आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा, हाफ ईयरली का प्रेशर आएगा, क्वार्टरली का प्रेशर आएगा, प्री बोर्ड का प्रेशर आएगा, बोर्ड का प्रेशर आएगा। तो भाई आपको बोर्ड पहले करना है। मोस्टली टॉपर्स ऐसे ही करते हैं और 12th के कुछ चैप्टर्स का वेटेज भी ज्यादा होता है, बोर्ड में भी, जेई मेन में भी, जे एडवांस में भी। तो उनको समझदारी है भैया, उनको पहले कर लेंगे। और इस दौरान पे अपन काफी सारे PYQs तुमको करने हैं भाई, अपन करेंगे अर्ली प्रहार में सब कुछ। मॉड्यूल्स पूरे करेंगे और वीकली टेस्ट देने हैं। सर वीकली टेस्ट कैसे देंगे, देखो सर हर वीक में हमारे पास में टाइम हो गया, यस। तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और कुछ 3-3 घंटे के टेस्ट देने। शुरुआत में आपको 3 हफ्ते में 3-3 घंटे के टेस्ट देने, जिसको रिव्यू टेस्ट बोलते हो। फिर ग्रेजुअली 1 वीक में 1 देना है। फिर जैसे अगले साल आपका अभी का टाइम आ जाएगा, मान लो नवंबर दिसंबर का, तो फिर आपको हर 3 दिन में 1 टेस्ट देना है, फिर हर 2 दिन में देना है। और कई बार तो ऐसे भी होगा जब आप 1 हफ्ते में 5-5 टेस्ट दे रहे होंगे, तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। ये है फेज 2। अब इस दौरान पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लगभग 20% बच्चे, 30% बच्चे इस दौरान तक ड्रॉप हो चुके होते हैं फेज 2 तक। अरे यार हमसे इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। भैया अगर तुम्हें इतनी पढ़ाई नहीं करनी थी तो चालू ही क्यों करी। तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम आराम से दूसरा वीडियो देखो। मनमान सारे वीडियो है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, भतेरे तरीके की वीडियो है। तो भाई अगर तुमको एक्चुअली में करना है, फिर इसको डेली प्लान में कैसे कन्वर्ट करना है ना, उसको डिस्कस करेंगे। पर ये मोटी टाइमलाइन देने वाली है। फिर फेज 3 में 4 बार रिवीजन करना है अपने को। तो देखो समराइज कर रहा हूं मैं, तो आधे साल में फेज 1 बांटा, आधे साल में फेज 2 बांटा, और उसके अगले 6 महीने में, तो तुम्हारे पास में 18 महीने हैं, लगभग 16 महीने 18 महीने, जब भी तुम वीडियो देख रहे होंगे। तो भाई उसके अगले फेज में अपन 4 बार रिवीजन करेंगे मई 2027 में एग्जाम दे रहे हैं, मई 2027 तक के लिए।
तो भाई नवंबर में सिलेबस खत्म हो गया, अब हमें बोर्ड की प्रैक्टिस भी करनी है दिसंबर जनवरी में। अच्छा एक चीज छोटी सी बात बताता हूँ, अगले जुलाई से भाई इसमें यहाँ पर अपन जुलाई में, क्योंकि भाई यहाँ पर स्कूल भी चल रहे होंगे, कई बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, तो जुलाई से अपन बोर्ड की प्रिपरेशन पे भी ध्यान दे देंगे। बोर्ड फोकस ऑल्सो वर्ड ध्यान रखना, ऐसा नहीं पूरा का पूरा बोर्ड पे नहीं, अल्टीमेट टारगेट तो एडवांस में जाना है। देखो यार बोर्ड की परसेंटेज मैटर नहीं करती, तुम 90 लाओ चाहे 95 लाओ, लेकिन जेई मेन की परसेंटाइल मैटर करती है। वहां नहीं कह सकते सर मैं 99 लाऊं कि 94 लाऊं, नहीं। देखो यार मेरी रैंक तुमको पता है, लेकिन शायद तुमको मेरी बोर्ड की परसेंटेज पता नहीं होगी। 75 के ऊपर लाओ, इज्जतदार लाओ, मैं तो कह रहा हूँ 90 के ऊपर ले आओगे यार, ले आओगे, सिस्टमेटिकली चलोगे तो ले आओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें फालतू में ये प्रेशर नहीं लेना और इस चक्कर में मत आना यार। काफ़ी सारे लोग ऐसे गाइडेंस देते हैं, पहले तुम यार बोर्ड की तैयारी कर लो, फिर पता है जेई मेन जे एडवांस की ड्रॉप ईयर में कर लेना। नहीं, ये महापाप है भाई। जब आपको जे एडवांस ने एनटीए ने 3 साल दिए हैं प्रिपरेशन करने के, तो करो ना भाई। कुछ लोग तो 8वीं 9वीं 10वीं से करने लग जाते हैं, फिर तो ड्रॉप ईयर में ही मैं तैयारी करूंगा। मैं आज ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि यार मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए। तो 11 12 से ही आप तैयारी चालू रखो। देखो मैं आपको बहुत एक फैक्ट बात बताऊं, मैंने रेयरली कोई देखा है जो जेई मेन में 99 लिया है, जे एडवांस में ऊपर लिया है, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए और उसकी बोर्ड में अटक गया हो। रेयरली, ये कहानियां होती हैं। मेनली वो बच्चे के 75% से कम आते हैं जिसकी जेई मेन में भी 75-70 परसेंटाइल से कम आती है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी होती यार। आप सोच के देखो, मतलब कैसी बात है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उस लेवल पे पढ़ रहे हो, देश के टॉप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें बोर्ड में नहीं कर पाओगे। बच्चे कहते हैं सर हम लिख नहीं पाते उसमें। अरे भैया लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना अपन, राइटिंग प्रैक्टिस पूरे यहाँ पर, ये एक तो पूरा रिविजन जब होगा यहाँ पर अपन प्लस बोर्ड राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। आपका बोर्ड का भी साथ के साथ में, आप टेंशन क्यों लेते हो। यहाँ पर अपन पेपर देंगे ना जब सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी अपन गुरुकुल में या ऑनलाइन में बच्चों का करा रहे हैं पेपर, यहाँ पर तो 3-3 घंटे के पेपर बच्चों के होते हैं, बोर्ड की क्लासेस भी लगती हैं। जो इंग्लिश है और जो 5 सब्जेक्ट है वो भी अपन पढ़ना चालू कर देंगे। लेकिन अभी जेई के उस पर वापस आते हैं भाई, तो दिसंबर जनवरी में 1 बार या 2 बार जो भी आपकी कंडीशन है, अपन जेई मेन का पूरा सिलेबस कर लेंगे और खूंखार तरीके से पीवाईक्यूज करेंगे। यहाँ पर बहुत लपक के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होगी, प्लस आपको यहाँ पर रिवीजन करना है एक बार पूरे सिलेबस का। अब देखो आप क्योंकि वापस से पूरी 11th पढ़ लोगे तो आपको एक एडवांटेज होगा उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है 12th में। मोस्टली कोचिंग्स में क्या होता है कि भाई सिर्फ 12th पढ़ाते हैं। ईसरल के अपने प्रहार में, अर्ली प्रहार में 11th भी पढ़ाते हैं, 12th भी पढ़ाते हैं। तो आपको ये फायदा होता है क्योंकि 11th पढ़नी है तो आप टीचर के साथ में बैठ के पढ़ते हो। कॉस्ट ज़्यादा आती है ईसरल की, लेकिन आपसे 1 साल की फीस ही ली जाती है। भाई डबल खर्चा आता है इंस्टीट्यूट का 11th और 12th पढ़ाने में। आप खुद सोचो ना, आएगा ना, डबल टीचर लगेंगे तो, लेकिन वो जरूरी है ताकि आप 11th भी रिवाइज करते चलो। अब देखो, अब आपका जनवरी में जेई मेन हो गया, 99 आती है तो मजे। एम यही है कि जनवरी में ही 99 प्लस पहुंचना है ना। अगर अपन पहुंच गए 99 प्लस पहुंच गए तो भाई आपका फिर अब 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। अगर 99 पार पहुंच गए तो फरवरी से फिर एडवांस की तैयारी चालू कर देना, रिविजन की। पूरे साल भर तो जे एडवांस ही पढ़ा है, जेई मेन भी पढ़ा है, लेकिन अब फरवरी से बोर्ड, प्लस फरवरी और मार्च में यहाँ पर बोर्ड भी आएगा आपका। भाई आप एकदम बोर्ड में गोते लगा रहे होंगे, प्लस जेई की आपकी सेकेंड टाइम का रिवीजन हो रहा होगा। जिन बच्चों का मेन निकल गया वो जे एडवांस का करेंगे, जिनका मेन नहीं निकला वो जेई मेन की करेंगे और कुछ जे एडवांस की भी करेंगे। फिर अप्रैल अटेम्प्ट में जेई एडवांस, जेई मेन फोड़ देंगे अप्रैल होते ही, और अप्रैल के बाद में अपन चौथा रिवीजन कर रहे होंगे जेई एडवांस के लिए। तो टोटल मिला के 4 बार आपको रिवीजन हो जाना चाहिए और हो जाएगा। सिस्टमैटिकली करोगे हो जाएगा। यहां पर फिर थ्योरी रिवीजन नहीं करना होता, यहां पर प्रॉब्लम्स ज्यादा करनी होती है क्योंकि आप थ्योरी 3 बार रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, इसका डिटेल्ड अपन और एक अलग वीडियो बना लेंगे, पर ये फेज होता है। अब सर मैं मेरा डेली टाइम टेबल क्या रखूं? मैं मेरा डेली टाइम टेबल कैसे रखता था? डेली एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है। देखो यार, अगर डेली एफिशिएंसी नहीं आई ना तो काम नहीं चलेगा। तो यार आप अगर अर्ली राइजर हो तो ये शेड्यूल है, आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। मान लो सर मैं तो 7 बजे उठता हूं, तो आप इसको 7 से 12, रात की 12 से 7 सोने का, इसको 2-2 घंटे शिफ्ट कर लेना।
मैं एक ऐसा बना रहा हूँ कि जो 5 बजे उठता है, 5:30 बजे उठता है, उसके हिसाब से बाकी कोई 6 बजे उठ रहा है तो 1 घंटा सरका लेना, सब में +1 कर देना। कोई 7 बजे उठता है तो सब में +2 यहाँ तक कर देना, यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करेगा। तो देखो अर्ली मॉर्निंग में आप मान लो 5 बजे उठ गए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5:15 बजे उठ गए, ब्रश व्रश कर लिया, ठीक है, बाथरूम गया, सब फ्रेश व्रेश हो लिए। अब 2 घंटे सुबह के बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है ना। तो आप उस टाइम पर जो पिछली रात को पढ़ाया गया है वो नोट्स के रिवीजन आप तब करो, आपकी मेमोरी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। और अगर आपके नोट्स रिवीजन हो गए हैं तो आप होमवर्क उठा लो सीधे, एकदम हेड ऑन। तो ये टाइम सबसे इफेक्टिव होता है फास्ट लर्निंग का, और इसमें आपकी 1 घंटे में एक्चुअली 2 घंटे की एफिशिएंसी आती है। तो ये हाई एफिशिएंसी टाइम है ये। तो यहाँ पर क्या, टाइम पास काम मत उठाना, यहाँ पर जो है ना हाई एफिशिएंसी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा काम मत उठाना जो कि यहाँ पर कभी भी ऐसा सवाल नहीं उठाना चाहिए कि जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सवाल है, एरोडो उठा ली भाई साहब, यहाँ पर मैंने नो कि सर एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया, नो। यहाँ पर फास्ट एंड ज़्यादा खाने वाला हमको टास्क उठाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में भाई मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए रखा है, मैं भी करता था। एक्सरसाइज जरूरी है, वो आपको आपके हैप्पीनेस हार्मोन डोपामीन रिलीज करवाती है एक्सरसाइज। भाई बैठे बैठे सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, बॉडी भी डल हो जाती है। तो आधा घंटा एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम, बॉडी वॉडी नहीं बनानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम जिम में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अब जिम नहीं जाना, कोई ऐसे थोड़ी सी वॉकिंग कर ली, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, फिर प्राणायाम कर लिया, है ना। 2-3 तरीके के प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं, कपालभाति कर सकते हो आप, अनुलोम विलोम कर सकते हो, और ओम का उच्चारण तो करना ही है, बहुत फोकस बैठता है उससे। 5 मिनट आप ओम बोलना जरूरी है, बहुत फायदा होता है, वो आपको दिख जाएगा। मिनिमम करो 5 मिनट, 10 मिनट बोल सको तो बहुत अच्छा। फिर 8 से साढ़े बिंदास आप नाश्ता करो, इसको 15 मिनट में भी कर सकते हो, 20 मिनट में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फिर मैंने 2-2 घंटे के 2 स्लॉट ले लिए यहाँ पर, मतलब या 2 घंटे का 8:30 से 10:30 का एक स्लॉट ले लो, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर या 2 घंटे के 2 स्लॉट आपको यहाँ पर निकालने ही है ना। 2 आवर 2 स्लॉट्स, ये तो मिनिमम है जो आपको निकालना है। 2 घंटे से पहले मत उठना। 2 घंटे के स्लॉट में जनरली एफिशिएंसी अच्छी आती है। 1-1 घंटे के स्लॉट में माहौल बनता है, तब ब्रेक का आ जाता है, तो 1 घंटे का स्लॉट में रिकमेंड नहीं करता। 2 घंटे का स्लॉट अच्छा होता है। तो 8:30 से 10:30 आधे घंटे का ब्रेक ले लो, रिलैक्स करो, चिल कर लो। फिर 11 से 1 का ले लो, है ना। फिर बीच में लंच, जब भी आपको कुछ हॉस्टल में रहते हैं तो तब, कुछ घर पे रहते हैं तो तब, है ना। तो उसके हिसाब से लंच ब्रेक 30 मिनट ले लो। तो 4 घंटे की यहाँ पढ़ाई होगी, 2 घंटे की यहाँ पढ़ाई होगी, 6 घंटे आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ाई कर ली। लेकिन अब एक बच्चों का सवाल आएगा, सर हम तो स्कूल जाते हैं तो क्या। तो जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे, टाइम टेबल फॉलो कर लो। जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो, कोशिश करके यार स्कूल में आप 4 घंटे तो जेई की पढ़ाई का टाइम निकालने की कोशिश करो। तो टीचर से बात कर लो, सर मैम देखो मैं जेई की तैयारी भी कर रहा हूँ, मतलब मैं इंग्लिश फिजिक्स ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जेई की तैयारी से कर रहा हूँ, तो अगर अलाउ कर दें तो वो बैठ के पढ़ लिया करो। कई स्कूल्स में भी जेई की तैयारी होती है, तो ठीक है, जिनके स्कूल में जेई की तैयारी हो रही है जेई का ही पढ़ रहे हैं वहाँ पर वो, ठीक है। तो भाई अब आप वापस आ गए फिर स्कूल से, या आपने ये टाइम तक बिता दिया। अब आपकी जनरली 6 घंटे 5.5 घंटे 5 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो आप क्लास में तो पढ़े रहे हो, वो आपकी कोचिंग की बात है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल, ठीक है। अब आप 8:30 बजे फ्री हो गए, अब आपने डिनर किया आराम से, अब आपको थोड़ा माइंड लग रहा है मैं थक गया, आपने क्योंकि काफ़ी एफिशिएंसी से काम किया है, तो 9 से 10 आधे घंटे का एंटरटेनमेंट कर लो, फिर आधे घंटे बचे हुए रिवीजन कर लो, या पूरे दिन भर का एनालिसिस कर लो। अब जो बच्चे रात को स्टडी करते हैं, उनका जैसे जो 12 से 7 सोते हैं, उनका ये वाला टाइम वो 7 बजे उठेंगे, तो उनका जो 2 घंटे का स्लॉट है, भाई तुमको रात को फिर वो स्लॉट निकालना है 10 से 12 का। ये स्लॉट तुम्हारा रात को शिफ्ट हो जाएगा, तो तुम लोगों को फिर 10 से 12 यहाँ पढ़ाई करनी है, जो बच्चे लेट नाइट सोते हैं, ठीक है। और फिर आराम से साउंड स्लीप कर लो। एक छोटी सी टिप यहाँ पर देता हूँ, अगर तुम 15 मिनट पहले मोबाइल रख देते हो या 30 मिनट पहले मोबाइल रख देते हो, तो साउंड स्लीप आएगी। अगर मोबाइल देखते देखते सोओगे तो ब्रेन एक्टिव रहता है, फिर वो 1 घंटा लेगा और साउंड स्लीप नहीं आएगी। वो डीएक्टिवेट, मतलब वो स्लीप में जाने में टाइम लगता है। तो कोशिश करके यार अगर मोबाइल रख सको दूर 15 मिनट पहले, समझ रहे हो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तो यार रख देना उसको, तो साउंड स्लीप आएगी। ये बहुत ज़रूरी है, यही तुम्हारे ब्रेन को चार्ज करती है। कई बच्चे सोचते हैं 4 घंटे 5 घंटे सो लूँ क्या, नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म में हिट करेगा वो। आप 6 घंटे की नींद एवरेज निकालो ही सही, वो ज़रूरी है, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। अब वीकली क्या करना है हमको, देखो संडे को टेस्ट देना है प्लस बैकलॉग क्लियर करना है, 6 दिन का तो टाइम टेबल हो ही गया। और हाफ डे ब्रेक लो संडे को, हाफ डे ब्रेक लो, माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए भाई। अभी आपको लंबा खेलना है, 18 महीने 16 महीने खेलना है अभी आपको। हाफ डे कंप्लीट होने के लिए भूल जाओ कि आप जेई नीट एस्पिरेंट भी हो गया, मस्ती फुल एकदम, पर हाफ डे। और संडे को एक काम और करना है आपको, डीप एनालिसिस का रिचुअल बनाना है संडे को। 2 घंटे खुद के लिए निकालो, पूरे वीक को एनालिसिस करो, मेरा दिन कैसे गए, मैंने मेरे डेली रूटीन फॉलो करे नहीं करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नहीं करना है, देखो एक चीज बहुत बच्चे करते हैं जो टॉपर नहीं करते हैं ना, वो आपको भी नहीं करना है, तभी टॉपर बनोगे। रिसोर्स स्विचिंग नहीं करनी है भाई साहब। अभी इस लेक्चर से पढ़ लिया, फिर उससे पढ़ लिया, फिर उधर से पढ़ लिया, फिर इधर से पढ़ लिया। भाई एक जगह जहां पर कर रहे हो उसको ढंग से करो, आप इस हड्डी प्रहार में आ जाओगे। ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो आपके लिए सारी चीज प्लान्ड है। एक जगह पर विश्वास रख के चलो। अनटारगेटेड लेक्चर्स में देखो फालतू के इधर उधर के, मतलब एक ही चैप्टर में भरे पड़े बैठे हुए हैं, नहीं, टारगेटेड टाइम में उस चैप्टर को कंप्लीट करो। यूट्यूब पे इधर उधर मत भटको। और लेट नाइट बच्चे बहुत अपना नाइट डिस्ट्रक्शन रूटीन रखते हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, गेमिंग में लगे हुए हैं, या रैंडमली रात को टाइम पास ही कर रहे हैं। रात खराब करते हो, पूरा दिन खराब होता है। ठीक है, ये नहीं करना है। रात सोने के लिए है, सो लेट नाइट तक पढ़ते भी हो तो मतलब डिस्ट्रक्ट नहीं करनी तुम्हें तुम्हारी नाइट किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई एक फाइनल जो चीज़ मैं समराइज आपको करता हूँ, रीस्टार्ट का मतलब ऐसे नहीं कि मैं लेट हो गया मेरे से नहीं हो सकता है। रीस्टार्ट का मतलब मैं रीबाउंड हुआ, मैं वापस से मैंने तैयारी चालू करी है भाई, और अभी टाइम है। और बहुत बच्चे सक्सेसफुल होते हैं रीस्टार्ट करने के बाद में। आपकी कंसिस्टेंसी आपको जिताएगी, ध्यान रखना। और जेई 2027 से बोल दो, इस बार मैं जीतूंगा, इस बार मैं जीतूंगी, आई विल विन। तो मुझे कमेंट में भी आपका कमिटमेंट चाहिए, आई विल विन, आई विल विन, आई विल विन। हर बच्चा मुझे कमेंट में करके बताइए। ठीक है, पूरे इसरल परिवार की शुभकामनाएं, पूरा हमारा सामर्थ्य, पूरा हमारा सपोर्ट आपके साथ है। आप पढ़ो, ऑल द बेस्ट, आप खूब तरक्की करो, बचाओगे बच्चों आप।